Hello everyone, I am Sakshi. I am associated with Intellify and today we'll discuss some questions. तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है. अभी इसके आगे हम क्वेश्चन 26 से क्वेश्चन 30 डिस्कस करेंगे. पांचों क्वेश्चन MCQ हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. आपको कुछ 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टेक्स 4 टेस्ट ट्यूब जो PQRS हैं और चारों टेस्ट ट्यूब में 25 ml कैपेसिटी है, जिसमें से 10 ml चारों के चारों टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है. अब डिस्टिल्ड वाटर, जैसे कि यहाँ 4 टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है PQRS, ठीक है. चारों में 10-10 ml डिस्टिल्ड वाटर है और उस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 1 चम्मच भर के अ स्पूनफुल ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स डालें हैं, यानी चारों में अलग अलग नमक डालें हैं, ठीक है. जैसे कि पहले वाले में डाला है पोटेशियम का सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड. पी में जो कि KCl किस में डाला है, पी में डाला है. NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सॉल्ट क्यू में डाला है. CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड आर में डाला है. MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड एस में डाला है. मैंने यहाँ लिख भी रखा है टेस्ट ट्यूब्स के नीचे कि किसमें कौन से सॉल्ट डाले हैं. अब ये चारों के चारों टेस्ट ट्यूब में 2 ml सैंपल डाला सोप का, सोप सोल्यूशन यानी कि साबुन का पानी, ठीक है. सारी टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर सबको शेक कर दिया, ठीक है. चारों टेस्ट ट्यूब को जो है शेक कर दिया. तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुड अमाउंट ऑफ लैदर. लैदर मतलब क्या होता है, फोम. फोम मतलब क्या होता है, झाग, ठीक है. आप सर्फ यूज़ करते हो या आप साबुन यूज़ करते हो अपनी बॉडी पे, तो आप देखते हो कि झाग बनता है पानी में, ठीक है. तो वो अच्छा खासा झाग चारों टेस्ट ट्यूब में से कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. और यहाँ पे ABCD करके हमें ऑप्शन दिए गए हैं. तो अब इसका आंसर पहले ही मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, P और Q. तो अब मैं आपको इसका रीज़न समझाती हूँ. आपने ये सुना होगा हार्ड वाटर वाला कंसेप्ट, कि जिन जगहों पे, जिन एरियाओं में हार्ड पानी आता है, हार्ड पानी से सिंपल मतलब है कि पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है, ठीक है. अगर पानी के अंदर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट है तो वो हार्ड वाटर है. और हार्ड वाटर में आप डिटर्जेंट यूज़ करो, हार्ड वाटर में आप सोप यूज़ करो या कुछ भी बॉडी वॉश यूज़ करो, तो वो झाग नहीं बनता है, ठीक है. झाग ना बनते हुए स्कम बनता है वहाँ पे. तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, स्कम बनेगा. कब, जब सोप रिएक्ट करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से, ठीक है. और कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट किस में थे, टेस्ट ट्यूब आर और टेस्ट ट्यूब एस में. इसलिए टेस्ट ट्यूब आर और टेस्ट ट्यूब एस में, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड था, उसमें स्कम बनता है, ठीक है. और पी और क्यू में, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड था, उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ लैदर या अच्छा अमाउंट ऑफ फोम बनता है, यानी झाग बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 4 अजम्पशन या 4 कमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में. सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेपो मतलब सोप से रिलेट करो, ठीक है. ऐसी रिएक्शन जिसमें सोप बनता है. सोप क्या होता है, साबुन, ठीक है. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सोप बनता है उसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं. अब इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं. पहले ये बता दूं कि ये सोप का डायग्राम है, ठीक है. सोप होते क्या हैं, सोप बेसिक सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, ठीक है. लॉन्ग चेन, आपको ये इतनी लंबी चेन दिख रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लॉन्ग तो दिख रही है. तो लॉन्ग वर्ड तो क्लियर है, ठीक है. चेन, चेन के फॉर्म में तो दिख ही रहा है, देखो जिगजैग जिगजैग करके चेन के फॉर्म में जा रहा है, चेन भी क्लियर है. फैटी एसिड मतलब और कुछ नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे जिनमें COOH ग्रुप हो, ठीक है. जिसमें भी COOH ग्रुप होता है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं. तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लेकिन ये होते क्या है, बेसिक सॉल्ट्स. ये सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के, यानी कि ये रही लॉन्ग चेन, इसमें COO ग्रुप तो है लेकिन H नहीं रहेगा. H होता तो क्या हो जाता, वो एसिड होता. H की जगह यहाँ क्या है, यहाँ पे सोडियम है, यानी कि ये एक सॉल्ट है. कैटायन ये रहा, और ये इतना बड़ा लॉन्ग चेन का यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आपका एनायन था, तो ये सॉल्ट होता है. तो सोप क्या होते हैं, अब आपको क्लियर होगा. लॉन्ग चेन फैटी एसिड के बेसिक सॉल्ट होते हैं सोप,
ठीक है, तो यहाँ से हमको ये तो पता चल गया कि हमारा फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सच है। ठीक है, अब हीट इज़ इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, बिल्कुल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने लिख के रखी है ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होती है ईस्टरिफिकेशन की। ठीक है, ये ईस्टरिफिकेशन मैंने लिख के रखी है और इसकी रिवर्स होती है सेपोनिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है किसकी मदद से? एसिटिक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल कंबाइन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिलता है? ईस्टर मिलता है और पानी भी मिलता है। तो अब इसका आप उल्टा सोचो, उल्टा जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ईस्टर और वाटर कंबाइन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल और एसिटिक एसिड। लेकिन वहीं पे अगर ईस्टर और वाटर कंबाइन करेंगे बेस की प्रेजेंस में जो कि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में होता है तो हमको अल्कोहल तो मिलेगा। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहल तो मिल रहा है हमको, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये HCl में जो है ये H जाकर जुड़ता। ठीक है, तो हमको वैसा का वैसा क्या मिल जाता? एसिड मिल जाता। लेकिन यहाँ पे Na जाकर जुड़ेगा। ठीक है, Na एक कैटायन है इसलिए हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो अब आपको ईस्टरिफिकेशन क्लियर है, सेपोनिफिकेशन क्लियर है, रिवर्स होता है और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्राई ग्लिसरॉल लिखा है यहाँ पे ये ग्लिसरॉल नहीं ग्लिसराइड होना चाहिए था। ठीक है, तो ट्राई ग्लिसराइड जो होते हैं ना उनको, ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ग्लिसरॉल नहीं यहाँ ग्लिसराइड होना चाहिए। तो ट्राई ग्लिसराइड जो होते हैं वो और कोई नहीं ईस्टर्स ही होते हैं। ये आपको दिख भी रहा होगा COOR बनाया हुआ है, ईस्टर है। तो ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस उस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलो अब 4 पॉइंट्स पे आ जाते हैं। For quick precipitation of soap sodium chloride is added, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, सोप यहाँ पे है क्या? सोप और कुछ नहीं, सॉल्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप खुद सोचो जितने ज़्यादा Na होंगे, जितने ज़्यादा सोडियम के एटम होंगे, ठीक है, उतनी जल्दी सोप प्रेसिपिटेट बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? Na यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो Na काफ़ी हद तक Na तो NaOH से मिल जाता है जो कि बेस है, लेकिन कुछ Na की जो कमी हो जाती है या थोड़ा ज़्यादा Na देने के लिए सोडियम क्लोराइड भी यूज़ कर लेते हैं ताकि जो प्रेसिपिटेशन है वो क्विकली हो जाए। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सच है। फिर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन आर स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नहीं ऐसा नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट के साथ साथ पानी बनता था। ठीक है, हमने देखा है एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी? एसिड प्लस बेस मिलकर क्या देते थे? सॉल्ट और पानी। पर क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? नहीं, यहाँ सॉल्ट तो मिल रहा है लेकिन अल्कोहल मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो अब फर्स्ट सेकंड फोर्थ पॉइंट किस में है? सी ऑप्शन में है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। 28th क्वेश्चन में क्या दिया है? एक स्टूडेंट को अ स्टूडेंट हैज़ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड। ठीक है, सिलेक्ट द फॉलोइंग एन अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ सीड्स। यहाँ इनने सिर्फ सीड्स लिखा है। इस क्वेश्चन का सिंपल है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे सीड्स जो हैं वो एक डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड मतलब क्या? नाम में ही छुपा है। डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब होता है 2 और कॉट मतलब क्या है? कॉट मतलब है कॉटिलिडन्स। ठीक है, कॉटिलिडन्स। जैसे कि ये थी आपकी डाइकॉट सीड और ये इसके 2 कॉटिलिडन, कॉटिलिडन 1 कॉटिलिडन 2। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें सही ऑप्शन डी है, पहले ही बता चुकी हूँ। रेड किडनी बीन, पी और ग्राम। रेड किडनी बीन क्या होता है? राजमा। ठीक है, आप सभी ने राजमा देखा होगा। पी क्या होता है? मटर, आप सभी ने मटर देखी होगी। ठीक है, और ग्राम क्या होता है? चना, काला चना, आप सभी ने चना देखा होगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इन दोनों को 2 टुकड़ों में करोगे, बीच से ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होके ऐसे निकल कर आ जाते हैं कि नहीं, तो इनको डाइकॉट कहते हैं। और डी ही सही एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि मेज़, व्हीट ये तो मोनोकॉट सीड्स है। क्या कभी आप गेहूँ को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो? नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राम और पी तो सही था लेकिन व्हीट आ गया इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, यहाँ भी मेज़ आ गया इसलिए ये भी नहीं, तो सही ऑप्शन ये है।
29वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन सब में से होमोलोगस ऑर्गन का सेट कौन सा है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स होते कौन से क्या हैं। ठीक है, ऑर्गन अलग अलग एनिमल के जिनमें सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है पर फंक्शन अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, किसका, फोर लिम्स मतलब कुछ नहीं होता है हाथ, फ्रॉग के, बर्ड के और लिजार्ड के। ठीक है, क्यों है ये सही आंसर, देखो यहाँ डायग्राम में फ्रॉग का हैंड का दिया है पिक्चर, लिजार्ड का दिया है, बर्ड का दिया है, सबके में सेम है, सबके में ह्यूमरस है, सबके में रेडियस अल्ना और कार्पल है। देख लो, अल्ना है, कार्पल, रेडियस अल्ना कार्पल, रेडियस अल्ना कार्पल ह्यूमरस, सबके में सेम स्ट्रक्चर है लेकिन सबके फंक्शन अलग है। फ्रॉग का जो है वो जंपिंग में यूज़ होता है। ठीक है, फ्रॉग के पैर जंप करने में यूज़ होते हैं, बर्ड के पैर फ्लाई करने में यूज़ होते हैं, लिजार्ड के पैर वॉल से खुद को अटैच रखने में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबका फंक्शन जो है वो अलग है। ठीक है, वॉल से यूज़ होते हैं तो सबका फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि ये तीनों के तीनों होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। वहीं पे अगर हम स्पाइन देखें कैक्टस के और बोगनवेलिया के तो नहीं, दोनों के जो कांटे होते हैं वो सेम रहते हैं और दोनों के कांटों का फंक्शन भी सेम रहता है। क्या, कि जो भी प्रेडेटर आते हैं वो उनके पेड़ खा ना लें, उनको कांटे चुभें और वो चले जाएं, ये उनका फंक्शन रहता है। फिर विंग ऑफ बैट या विंग ऑफ बटरफ्लाई, दोनों का फंक्शन सेम रहता है, दोनों उड़ने के लिए यूज़ होते हैं। चमगादड़, बैट भी उड़ता है, बटरफ्लाई तितली भी उड़ती है। विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, फिर से वही बात, चिड़िया भी उड़ती है, चमगादड़ भी उड़ता है, तो ये भी होमोलोगस नहीं है। ये भी और ये भी और ये भी तीनों एनालॉगस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट obtain a sharp image of candle flame placed at a distance placed at the distant end of laboratory on the screen using concave mirror to determine its focal length. The teacher suggested him to focus a distant building which is 1 kilometer away from the laboratory. For getting more correct value of focal length, in order to focus the distant building on same screen, student have to स्लाइटली मूव द। ठीक है, तो बेसिकली पहले एक कैंडल की इमेज एक बच्चे ने स्क्रीन पे बनाई और देखा कि हाँ बन रही है, फिर उससे बोला गया कि आप एक बिल्डिंग की इमेज बनाओ। तो अब आपसे पूछा गया है कि वो बिल्डिंग की इमेज उस स्क्रीन पे लाने के लिए किसकी हेल्प से, कॉनकेव मिरर की हेल्प से उस स्क्रीन पे लाने के लिए उसको मिरर दूर करना पड़ेगा स्क्रीन से, पास करना पड़ेगा स्क्रीन से, या मिरर की तरफ करना पड़ेगा स्क्रीन को, या बिल्डिंग की तरफ करना पड़ेगा स्क्रीन को। तो इसका आंसर है स्क्रीन को मिरर की तरफ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंट है बिल्डिंग यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ लो आपका ऑब्जेक्ट क्या था, आपका ऑब्जेक्ट बिल्डिंग था जो कि 1 किलोमीटर अवे है। किससे 1 किलोमीटर अवे है, आपके कॉनकेव मिरर से। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी पे है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है, तो अब अगर आपको फोकस पे इमेज चाहिए, ये यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, द ऑब्जेक्ट बिल्डिंग इज एट इन्फिनिटी एंड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज स्टूडेंट शुड मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स मिरर। तो अगर आपको फोकस पे इमेज चाहिए तो आपको स्क्रीन को मिरर के करीब ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी और आगे यानी कि इस तरफ आपको अपनी स्क्रीन को ले जाना पड़ेगा, कहीं यहाँ फोकस पे रखना पड़ेगा, तब आपको इमेज दिखेगी। ओके, थैंक यू सो मच।